नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम मुद्दा विशेष के तहत हम बात करेंगे किसानों को लेकर के। आप जानते हैं कि ये हम पढ़ते रहे हैं बचपन से कि भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। लेकिन लगातार किसान हाशिए पर जाते रहे सरकार की नज़र में, और किसानी का धंधा जो है या किसानी का काम जो है वो घाटे का काम हो गया। किसानों के बेटों के पास कोई कोई और रास्ता नहीं बचा कि वो खेती छोड़े, शहरों में भागे रोजगार के लिए, और गांव भी छूटा, शहर में भी कोई ठिकाना नहीं बसा। ज़्यादातर किसान के बेटों के साथ यही कहानी बनी। बहुत सारे लोग, और ज़्यादातर किसान जो है मजदूर बन करके शहरों में रह गए। वो याद कीजिए, एक फिल्म आई थी 2 बीघा ज़मीन, बहुत पहले फिल्म आई थी विमल राय की। उसमें ये बात बड़ी पुख्ता तरीके से दिखलाई गई थी, वो सच होती नजर आ रही है। और आपने ये भी देखा कि 13 महीने तक किसानों ने दिल्ली के बाहर धरना प्रदर्शन किया। 750 किसानों की उसमें मृत्यु भी हो गई। और उसके बाद जो किसानों के खिलाफ जो मोदी सरकार ने 3 कानून लाए थे, वो कानून मजबूरन वापस लेने पड़े। और मोदी सरकार पे आरोप लगा कि आप जो है किसानों को पूंजीपतियों के यहाँ बंधक बनाना चाहते हैं, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, उसके खेतों पे कब्जा करना चाहते हैं। और किसानों के खिलाफ एक आंदोलन में जो आंदोलन हुआ, उसमें किसानों के खिलाफ तरह तरह की बातें की गई मीडिया में। उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हें पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन खैर फाइनली जो है कानून वापस हुआ। लेकिन उसके बाद ये भी हुआ कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर कानून बने, उस पर सरकार सहमत नहीं हुई और अब तक कानून नहीं बना। लेकिन अभी चुनाव का समय चल रहा है, और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है किसानों के लिए पिछली बार भी कहा था कि किसानों के कर्ज माफी से लेकर के धान का जो खरीद मूल्य है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। और इस बार तो ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने 3,000 अनाउंस किया, बीजेपी ने 3100 रुपये अनाउंस किया, और उसके बाद कांग्रेस ने 3200 रुपये पे धान खरीदी शुरू कर दी, 3200 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये आपाधापी मच गई। राजस्थान की सरकार ने भी नया नया घोषणा की। उसने अपने चुनावी वादों में कहा है कि अगर हमारी सरकार वापस लौटती है तो किसानों के लिए हम जो है एमएसपी पे कानून बनाएंगे, और स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी उसको लागू करेंगे। तो किसानों को लेकर के इतनी जागरूकता कहाँ से आ रही है? किसानों को क्यों अचानक जो है दोनों पार्टियां महत्वपूर्ण मान रही है और किसानों को लेकर के अलग अलग तरीके की घोषणाएं कर रही है सर ये दोनों पार्टियां? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आत्मजीत भाई। आत्मजीत भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और जैसा कि नमस्कार। उन्होंने अपने परिचय में सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो मैं आत्मजीत भाई को मानता हूं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट तो है, लेकिन उनको समाज की बड़ी गहरी समझ है। और चाहे वो आर्थिक मामलों की बात हो, चाहे वो किसानी की बात हो, चाहे वो व्यापार की बात हो, वो सबको बड़ी गहराई से समझते हैं। और उनके पीछे जो किताबें दिख रही है वो बतलाती है कि वो बहुत गहन अध्ययन करते हैं और कुछ बोलते हैं, उनके गहरे अर्थ हैं, और उसके निहितार्थ जो है दूर तक समझ में आएंगे। हम बार बार देखेंगे, इस समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। आत्मजीत भाई, जो जिस तरह से किसानों के हमदर्द बने लग रहे हैं, कि वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां लग रही हैं किसानों की बड़ी हमदर्द है। और अगर शुरू से दोनों पार्टियां किसानों का हमदर्द होती तो किसानों के सामने जो इतनी सारी समस्याएं हैं, किसानों को 13 महीने तक जो धरना प्रदर्शन करना पड़ा, 750 किसानों की हत्या, एक तरह से कहिए हत्या ही मानिए उसको, उनकी मृत्यु हुई। और हजारों किसान हमारे देश में आत्महत्या के पहुंचे। महाराष्ट्र उसमें बड़ा उदाहरण है कि महाराष्ट्र में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की है। ये सारी आत्महत्याएं नहीं होती, पलायन नहीं होता किसानों का गांव से, और गांव का जो जो किसान है वो शहर आके मजदूर नहीं बनता, और शहर पे जो अतिरिक्त लोड आया है वो लोड नहीं आया होता। और शहरों की हालत भी बड़ी चरमराई हुई है, और पूरी व्यवस्था एकदम लगती है कि जिससे ठप सी हो गई है। किसानों के खिलाफ अभी जो है ये भी हुआ है कि पराली जलाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो किसान पराली जलाएंगे उनकी उनके फसल की खरीद नहीं करोगे। हालांकि मुझे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ महसूस हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हम पूरी तौर पे किसानों पे बात करेंगे। हम पहले ये जान लें आपसे कि अचानक दोनों पार्टियां जो है किसानों के हमदर्द के तौर पर क्यों दिखना चाह रही है? क्या किसानों का वोट बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है? नमस्कार धनंजय जी, जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है। अब प्रमुख पार्टियों को, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पार्टीज हैं, आपस में उनका हमेशा
एक दूसरे से मुकाबला रहा है और अभी 5 प्रदेशों के चुनाव में भी 4 प्रदेशों में वो डायरेक्ट टक्कर में है। तो ऐसा क्या हुआ कि सडनली एमएसपी की, स्वामीनाथन कमीशन की या किसानों की याद इन दोनों प्रमुख पार्टियों को आई? तो उसकी वजह किसान आंदोलन था। जाहिर सी बात है, जब लॉकडाउन था 2020 में, सब अपने घर में बैठे थे, ये सोच के घर से बाहर निकलेंगे कोरोना हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। उस समय देश का किसान, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, केरल का हो, आंध्रा का हो, पूरे देश के किसान दिल्ली में पड़ाव डाले हुए थे और वो ये कह रहे थे कि हमारा जो किसानी का बिजनेस है, धंधा है, जो हमारी माँ है धरती, जिससे हम बिजा के और सबका पेट भरते हैं, अन्नदाता हैं, तो वो घाटे का सौदा बन गया। क्योंकि हमें एमएसपी नहीं मिलती, इनपुट कॉस्ट में इतनी बढ़त हो गई है, सीड इतना महंगा हो गया है, खाद इतना महंगा हो गया कि अब हमारा गुजर बसर, आप जो हमें दे रहे हैं रेट, 1940 रुपए शायद मुझे याद है गेहूं का रेट था उस समय पे, और 1800 कुछ 70 रुपए शायद धान का रेट था। और एफसीआई सिर्फ उतना परचेज करती थी जितना उनको अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2 रुपए 3 रुपए में वो राशन देती थी, 5 किलो राशन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि 2020 में कि क्योंकि संकट गहरा है और लॉकडाउन लगा है और बहुत सारी लेबर का बड़े शहरों से पलायन हुआ, ना बसें थी ना ट्रेनें चलाई गई, और बेचारे पैदल, बैलगाड़ी पे, साइकिल पे, रिक्शा पे, कैसे कैसे लोग जो है अपने घर की तरफ पलायन किया और कितने लोगों की मौत हो गई, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। कि आधिकारिक आंकड़ा ये कहता है कि 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जबकि डब्ल्यूएचओ कहता है इससे कई गुना, 10 गुना, 50 गुना लोगों की मृत्यु हुई। देश में 6 लाख गांव हैं, अगर एक गांव भी पकड़ लें तो 6 लाख तो यही बन जाते हैं, और कोई ऐसा गांव में नहीं जिसमें कोई आदमी कोरोना का शिकार ना हुआ हो। अभी तो मैं शहरों की बात ही नहीं कर रहा। 140 करोड़ की जनता में अगर आप 5% का भी पकड़ लें तो मेरे हिसाब से ये 50 गुना फिगर बनती है, जो 5 किलो की 5 लाख लोगों की आधिकारिक सूचना जो सरकार ने दी। अब मामला आ जाता है किसानी पर। किसानी क्योंकि घाटे का सौदा है। आपने देखा किस तरीके से स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में ये कहा गया कि C2+FL और प्लस 50% कॉस्ट के ऊपर किसान को दी जाएंगे तो किसान को उसकी माकूल कीमत मिलेगी। और सरकार हमेशा झूठ बोलती रही, हम तो जो A2 फॉर्मूले पे A2+FL का 50% दे ही रहे हैं। अब A2 और C2 में फर्क ये है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि C2 में जो लेबर कॉस्ट है, एक किसान जो अपने परिश्रम करता है, लेबर करता है अपने खेत में, उसकी परिश्रम की कॉस्ट, लैंड जो जिस जमीन पे वो खेती करता है उसका लैंड का किराया, क्योंकि बाटीदार किसान जो है, बटाईदार किसान जो है, या ठेके के किसान जो है, वो किराया भी देते हैं। तो उनका ये आया कि अगर किसान अपनी जमीन पे खेती कर रहा है तो उसका किराया, और जो बटाईदार किसान या दूसरा ठेकेदार जो ठेके पे करके काम कर रहा है तो उसका किराया, और जो उसमें मशीनरी यूज हो रही, ट्रैक्टर है, टिलर है। अब आपने पोल्यूशन में ये भी कह दिया कि 10 साल से ज्यादा ट्रैक्टर भी आप नहीं रख सकते डीजल का। तो हर 10 साल में कौन सा किसान है जो इतना कमाई कर लेता है कि हर 10 साल में वो 6-7 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद सकता है? और ऋण की सुविधा है नहीं, जब तक आप पे 5 एकड़ जमीन नहीं होगी आप ऋण नहीं ले सकते ट्रैक्टर खरीदने का। और यहाँ पे बिना जमीन के कॉर्पोरेट जो है लाखों करोड़ों रुपए का लोन ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने एलसी खुलवा ली 20 लाख रुपए की, तो उसके बेसिस पे 1 करोड़ रुपए का लोन तो आप किसी कॉर्पोरेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक से ले लीजिए। तो ये जो किसानों के साथ अन्याय हुआ, उनको ऋण की सुविधा नहीं मिलती, फिर उनको महंगा ऋण लेना पड़ता है आड़तियों से और बाहर के मनी लेंडर से, और उसको ऋण के पैसे देते देते और वो कर्जा देते देते वो या तो अपनी जान दे देता है या उसकी जमीन बिक जाती है। ये हम लोगों ने आज पिछले 50-60 साल से देखा। वो मदर इंडिया आपने पिक्चर देखी होगी, वो मदर इंडिया आज भी वही प्रॉब्लम कि लाला जो है वो कंगन भी ले लेता है, जमीन भी ले लेता है, हल भी ले लेता है, बैल भी ले लेता है, और किसान का की मेहनत की कमाई जो है उसको कभी नहीं मिलता। तो जब स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 1990 में, कहा गया कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करी जानी चाहिए और किसान को उसकी मकबूल कीमत दी जानी चाहिए। और 1960 के दशक में, 67 के दशक में जिस तरीके से बाहर से, अमेरिका से साइंटिस्ट बुलाकर स्वामीनाथन साहब ने ये कहा कि भाई ये गेहूं की वैरायटी है, अगर इस गेहूं को लगाओगे तो लाल गेहूं इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश को एक हमारे जो खाद्य सुरक्षा का जो मुहिम था वो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, क्योंकि वहां पे पानी की सुविधा थी, इरिगेशन थी, कनाल सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ था, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल तौर पे उन्होंने शुरू किया और वो कामयाब हुआ, और देश वीट बॉल कहलाया गया एशिया का, और हम लोग आत्मनिर्भर बने गेहूं और गन्ने में और गेहूं में और धान में।
हमने महारत हासिल की। उसके बाद अब आप देखिए 1991 के दशक में इकोनॉमी खोली गई। मनमोहन सिंह जी आए, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव की सरकार में, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने। यूपीए 1 और 2 की सरकार भी बनी। उसमें औद्योगिक विकास, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इन कई मसलों पर सरकार ने ये कहा कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे और उससे एफडीआई आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, और जो साधन हम औद्योगिक विकास के कर रहे हैं या प्राकृतिक विकास के कर रहे हैं या जंगल विकास के कर रहे हैं या कृषि विकास के कर रहे हैं, उसको बूस्ट मिलेगा। किसानों को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उनकी फसल जो है वो और बढ़ेगी, उनको उनके मकबूल कीमत मिलेगी और उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और सबको सशक्त करेंगे। तो ये नारा जब कांग्रेस की सरकार ने दिया इकोनॉमी खोलने का, तो सबने ये सोचा कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है मनमोहन सिंह, और आरबीआई के गवर्नर रहे, वर्ल्ड बैंक में रहे, तो उनको इस चीज की नॉलेज है, तो ये आगे बढ़ा जा सकता है इसमें। औद्योगिक विकास किया गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए, एसईजेड्स बनाए गए, सर्विसेज एक्सपोर्ट के नाम पे आईटीएस सर्विसेज कंपनीज को लाया गया। तमाम आपने देखा बड़े बड़े शहरों के साथ सबर्ब्स बसाए गए, गुड़गांव है, गोरेगांव है, बड़े बड़े औद्योगिक लोग आए, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाई, और लोगों की मूवमेंट हुई। शहर और बड़े शहर हो गए, बच्चे 12वीं पास करके नौकरियों में चले गए, आईटीएस सर्विसेज में, कॉल सेंटर सर्विसेज में, और ऐसा मानने लगा कि जो हिंदुस्तान है वो सर्विस इंडस्ट्री में सबसे आगे निकल जाएगा, सर्विस एक्सपोर्ट में, और उससे जो है वो देश का विकास होगा। और रिसर्च में क्योंकि हम माहिर थे, हमारे पास डीआरडीओ थी, हमारे पास अंतरिक्ष के साइंटिस्ट थे, हमारे पास और चीज़ों के, अब जैसे जेनरिक मेडिसिन बनाने का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे पास एक परिवेश था कि हमारे पास जो है वो जेनरिक मेडिसिन बनाने की, देश के फार्मास्यूटिकल सप्लाई, जो सस्ती दवाइयां बनाने की हमारे पास वर्कफोर्स है, तो वो हो जाएगा। तो 1991 से लेके 2014 तक आपने देश की जीडीपी का विकास देखा कि 6.5% से 8.5% तक औद्योगिक विकास हर 5 साल की, अगर आप वित्तीय वर्ष की ले लें तो कभी 6.5, कभी 7.5, और यूपीए 1 की सरकार में 2008 से लेकर 2014 से पहले की, जो 2008 से 2004 से 2008 की सरकार में 8.5% की जीडीपी वृद्धि भी देखी गई, और उस औद्योगिक विकास में लोगों को नौकरियां भी मिली, और पर उसमें गांव की जो हिस्सेदारी थी वो कम रही, और गांव से ज्यादातर पलायन शहरों की तरफ हुआ। और वो जो पलायन हुआ किसान के बच्चों का, या तो वो आर्मी में गए, या उन्होंने औद्योगिक विकास में फैक्ट्रियां ज्वाइन करी, एज लेबर काम किया, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर्स, अनस्किल्ड लेबर्स। पर स्किल सेट में हमारा देश कमजोर रहा, जिसकी वजह से हमारे देश में टेक्नोलॉजी और रिसर्च के नाम पे बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और जो भी पढ़ा लिखा बच्चा, जैसे आईआईटी का है या आईआईएम का है या प्रतिभाशाली है, उसको क्योंकि यहाँ पे रिसर्च करने के लिए या अपने विकास करने के लिए उसको ज्यादा चीजें नहीं मिली, तो वो पलायन जो है वो बहुत ज्यादा अब्रॉड हो गया। तो जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभावान बच्चे थे, वो अमेरिका, यूरोप चले गए कि उनको रिसर्च की फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी मिलती हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की फैसिलिटी ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको निवेश करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इसमें हमसे आगे हैं, तो वो बच्चे वहां चले गए। और जो जमीन से जुड़े लोग थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग थे, जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते थे, जो मेरिट पे नहीं जा सकते थे, उन्होंने सोचा कि देश में जब इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। 2014 में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार के आते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया डिमोनेटाइजेशन का। 2015 में उन्होंने 2016 नवंबर में उन्होंने करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया। फिर उन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन किया, जिसमें टैक्स की दरें इतनी बढ़ा दी कि एक आम आदमी का गुजर बसर बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा हम स्किल इंडिया लेके आएंगे, हम लोगों को तैयार करेंगे कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो, और औद्योगिक विकास में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हम नेगेटिव ग्रोथ में चल रहे हैं, औद्योगिक विकास में 4.5% ग्रोथ जो थी मनमोहन सिंह की सरकार में थी, और वो मोदी सरकार में आते आते 1.5% रह गई। तो औद्योगिक विकास की बात की, पर यह सरकार भूल गई कि आज के परिवेश में टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, पेटेंट्स में, कॉपीराइट में ज्यादा पैसा है, बजाय इसके कि आप एक टूल मैन्युफैक्चर करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, वैसे मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, पर मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आपने जैसे कहा
कि आप मोबाइल फोन बनाते हैं हिंदुस्तान में, तो आप मोबाइल फोन की खाली एक प्लेट बनाते हैं। फर्ज कीजिए अगर आईफोन आपके पास है, आईफोन की एल्युमिनियम की प्लेट बनाने का काम हिंदुस्तान के पास है, उनके पास उसके उसकी उसकी चिप्स बनाने का काम नहीं। आपके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं, और टेक्नोलॉजी रिसर्च में सबसे ज्यादा पैसा है। जो टेक्नोलॉजी रिसर्च कंपनीज हैं वो तो बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे एक चौथाई पे भी नहीं है। तो इसलिए देश के विकास के लिए जो रास्ता चुना गया वो गलत चुना गया। और कृषि, जो कि हम कृषि प्रधान देश हैं, देश की 80% मतलब 80% वर्कफोर्स, 40 से 45 करोड़ लोग इस देश के कृषि या कृषि संबंधित क्षेत्र में हैं। दूध के उद्योग में है, गाय पालन में, पशुपालन में, कृषि में, खेती में, इसमें इन्वॉल्व। तो क्योंकि उन लोगों का विकास के बारे में आपने सोचा नहीं, उन लोगों को आपने अपने अपने प्रोजेक्ट में उनको जगह नहीं दी, तो उनको कोई चारा ही नहीं बचा कि वो सड़क पर आके अपने हक की लड़ाई लड़े। और फिर आपने भारतमाला प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सड़कें बनाने को लेकर आपने किस तरीके से जमीन का अधिग्रहण किया, और जमीन का अधिग्रहण कानून भी लेके आए 2015 फरवरी में, जो राज्यसभा में फ्लॉप हो गया। उसके बाद आपने एफसीआई के गोदाम अदानी के हाथ में दे दिए। एफसीआई के गोदामों को अदानी के हाथ में देने का मतलब है कि अगर प्रॉफिट होगा तो अदानी के साथ 50-50 शेयर होगा, और अगर नुकसान होगा तो एफसीआई किराया भरेगी। मतलब अदानी ने अपने आप को सिक्योर कर लिया कि इतना किराया मुझे चाहिए, और उससे ऊपर की इनकम होगी तो 50% का मैं हिस्सेदार हूं। और आपने गोदामों की चाबी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे दी। तो किसान को लगा कि 3% फसल भी एमएसपी पे खरीदी नहीं जाती, और 97% फसल को अगर प्राइवेट मंडी कानून आ गया और वहां पे प्राइवेट मंडियों को अगर देनी पड़ गई तो हमारा तो शोषण हो जाएगा। वही लाला जो हमें पैसे देता था, वही लाला हमसे गेहूं और धान जो है वो 1400-1500 रुपए में, वो कहेगा इतना मॉइस्चर है, मैं से 1200 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। और जो कि होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आज भी 1200 से 1300 रुपए धान करेगा। और किसान को पता था कि ये हमारी जमीन हथियाना चाहते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट में इनका जो बिल था वो फेल हो गया राज्यसभा में। तो अब इनडायरेक्ट तरीके से हमें इतने कर्जदार बना देंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि हम अपनी जमीनों का हक, हम अपनी जमीनें इनको बेच के चले जाएं। जमीन अधिग्रहण कानून तो ये बना नहीं पाए, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे, और एफसीआई के गोदामों का कब्जा प्राइवेट मंडी कानून के नाम पर, और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर, ये हमसे सब कुछ हथिया लेंगे। तो किसानों को उसकी भनक पड़ गई। वो आए दिल्ली में, आंदोलन में रहे, 1.25 साल रहे। 750 लोग शहीद हुए उस आंदोलन में, अपनी शहादत दी उन्होंने। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के पास जब कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने ये कह के वो कानून वापस ले लिए कि मुझसे गलती होगी, मैं लोगों को समझा नहीं पाया। पर उसके बाद उन्होंने उससे कोई सीख नहीं ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मैं किसानों को एमएसपी दूंगा, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पे देश में लागू कर दूंगा दंड का कानून, की जो एमएसपी पे खरीदेगा नहीं उसको दंड का कानून प्रावधान करूंगा। या मैं जहां पे पानी नहीं है, जैसे बिहार इतना बड़ा प्रदेश है, आज तक वहां कैनाल सिस्टम और पानी का सिस्टम नहीं बना पाए, आज तक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं कर पाए। सरकार ये तो कह देती है कि वाटर टेबल लो हो रहा है, पर किसानों को कोई वो रीजन नहीं देती, या किसानों को कोई वो इंसेंटिव नहीं देती कि वो दूसरी फसलों की तरफ जाएं, ज्वार की तरफ जाएं, बाजरा की तरफ जाएं, ऑयल सीड्स की तरफ जाएं। हमारे देश में सबसे ज्यादा खाने का तेल इंपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा 16.5 मिलियन मेट्रिक टन हमारे पास खाद का तेल बाहर से इंपोर्ट होता है। और यहाँ ऑयल सीड का रेट नहीं मिलता है, सरसों का रेट नहीं मिलता है, सोयाबीन का रेट नहीं मिलता है। कपास में जो बीटी आपको कॉटन सीड्स में जिस तरीके से सुंडी का आपने देखा, वो जीएम सीड्स, क्योंकि बाहर से जीएम सीड्स लाए जाते हैं। वैश्विक खेती के लिए अब अलाउड ही नहीं है कि आप बीज जो है अपने ही खेत से उसको रिसाइकल करें। पहले तो सब यही होता था, गेहूं का बीज हम लोग रिसाइकल करते थे, धान का बीज रिसाइकल करते। अब इन्होंने ये सब खत्म कर दिया कि आपको हर सीजन में सीड खरीदना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी से खरीदना पड़ेगा, खाद आपको लाइन लगा के खरीदनी पड़ेगी, डीएपी आपको डालना पड़ेगा। आप बात करते हैं सॉइल की, आप बात करते हैं बीज की, और सॉइल हेल्थ के लिए आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, आपने बीज के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और पराली के मुद्दे में आपने बहुत अच्छी बात की। पराली में सरकार खुद ही जून से पहले बुआई नहीं करने देती है। अब जो जून में बुआई करेगा और उसकी फसल का 155 दिन का उसका साइकिल है, और आपने बीच में 2 हफ्ते की विंडो भी नहीं छोड़ी है, वो जब कटाई करेगा
और जब आपके बेलर मशीन और सीडर मशीन अवेलेबल नहीं होंगी तो वो क्या करेगा? उसकी बुआई, अगर उसका उसका गेहूं की बुआई का टाइम चला जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए था, जैसे पहले प्राकृतिक खेती होती थी उसमें अप्रैल में साठी लगती थी, आप साठी लगाने दीजिए ना किसान को। उसके पास कम से कम 4 हफ्ते से 6 हफ्ते का समय रहेगा उसको कटाई कराने का या उसको बेलर मशीन इस्तेमाल करने का। आप ना सब्सिडी टाइम पे देते हैं, ना आप टेक्नोलॉजी मशीनें टाइम पे देते हैं, और फिर किसानों को इल्जाम लगाते हैं कि किसान पराली जलाता है। किसान को पराली जलाने पे मजबूर करने वाली सरकार, क्योंकि वो जून से पहले आपको बुआई नहीं करने दी, कहती मानसून आए तो बुआई कीजिए। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई। आप देखिए इसराइल में बगैर पानी के वो पीने का पानी समुद्र से निकालते हैं। हमारी तो प्राकृतिक इतनी सुविधाएं हमारे देश में हैं, और यहां कहा जाता है कि जब तक बारिश नहीं शुरू हो जाएगी, मानसून सीजन नहीं शुरू हो जाएगा, आप धान का रोपण नहीं कर सकते। ये पॉलिसीज की वजह से किसानों का नुकसान हो रहा था। किसानों ने ये कहा कि भाई अब तो हमारे पास मरने मरने के अलावा कुछ रह नहीं गया, अब तो हम जाके दिल्ली बैठ जाएंगे, या तो सरकार ही हमारी सुनेगी या हमें खत्म कर देगी। और उसके बाद आपने जिस तरीके देखा, जिस तरीके से वो किसान आंदोलन उठने के बाद उन्होंने कहा हम एमएसपी की कमेटी बनाएंगे, हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस करेंगे, 5 आप मेंबर एसकेएम से लेंगे, 5 अपने कृषि विशेषज्ञ देंगे, और 6 महीने और साल के अंदर हम ये पॉलिसी बना देंगे। कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी अग्रवाल साहब ने खुद ये चिट्ठी दी, और चिट्ठी मैंने पढ़ी क्योंकि मैं उस समय उस आंदोलन में इन्वॉल्व था। 9 दिसंबर को उन्होंने चिट्ठी दी, और हमने डिसाइड किया कि अगर सरकार इस पे कमेटी बना लेती है, एमएसपी पे फैसला कर देती है, और जो भी किसानों की लंबित मांगे हैं वो मान लेती है, तो हम आंदोलन छोड़ देंगे, और अगर नहीं करेगी तो हम वापस एमएसपी को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। ये कहकर हम वहां से सरकार के एश्योरेंस पे वहां से चले आए। अब वो समय 2021, 9 दिसंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। इस बात को भी दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे, तीसरा साल खत्म हो जाएगा। 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इस सरकार ने उस पर कोई कमीशन नहीं बिठाया, कोई कमेटी नहीं बिठाई, और अपने ही 26 आदमी बैठा के आज तक उसका फैसला नहीं किया। तो ये तो इस सरकार की मंशा है। और जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ रहा है सरकार को, तो अमित शाह साहब कहते हैं हम 3100 रुपए रेट धान का दे देंगे और 2600 रुपए रेट गेहूं का दे देंगे, और कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि गोबर भी हम खरीद लेंगे 2-2.5 रुपए किलो। अब एक बात बताइए, सरकार के पास सीएसीपी है जो एग्रीकल्चर की कॉस्ट काउंटिंग करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग करती है, सरकार के पास एनएसओ है, सरकार के पास स्टैटिस्टिशियंस हैं, सरकार के पास सारा डेटा है, सरकार के पास नीति आयोग है, सरकार के पास सारे साधन हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो क्या इन सबको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि देश में क्या हो रहा है, कि किसानों की बदहाली किस वजह से है, या इसमें सरकार की पॉलिसीज क्या रही हैं? आज जब इलेक्शन आ गए तो आप 2500, 2600, 3100, 3200 रुपए रेट दे रहे हैं। आज आपको किसानों की याद आ रही है। आज आप राजस्थान में एक मॉडल स्टेट लेके आना चाहते हैं जिसमें 50 लाख रुपए तक का आप इलाज मुफ्त में करना चाहते हैं। बच्चों की एजुकेशन, पहले तो आपने कहा हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स में अब मुफ्त देंगे, अब उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट तो छोड़िए, प्राइवेट में भी मुफ्त, और 10,000 रुपए महिला मुखिया को देंगे, और तेलंगाना में शायद 15,000 रुपए प्रति एकड़। जो कांग्रेस की बीआरएस, घोषणा की बात कर रहे हैं या बीजेपी की, वो स्पष्ट कर दीजिए। दोनों की रही। पहले तो तेलंगाना में बीआरएस 10,000 रुपए एकड़ जो है वहां के रायत बंधु कार्यक्रम में किसानों को दे रही थी, और 10 लाख रुपए वन टाइम एक सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ को दे रही थी कि जिसको हम नौकरी मुहैया नहीं करा सकते, उसको वन टाइम 10 लाख रुपए की एड देंगे ताकि वो सह रोजगार खोल सके। उसके 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 अगेंस्ट कांग्रेस ने पहले रेट अपना 12,000 किया, और फिर उसको कहा कि रायत बंधु में बीजेपी ने कहा हम 15,000 रुपए देंगे, तो 10,000 से बोली 15,000 रुपए की लग रही है। किसान की रेट जो है, गेहूं का रेट जो है, जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से सीएसीपी का अभी बजट का जो एस्टिमेट आया, रिवाइज एस्टिमेट, उसमें यह कहा गया कि जो एमएसपी गेहूं की है, अभी पीछे आपने देखा होगा सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐड निकाला कि हमने 7% जो एमएसपी बढ़ा दी रबी और खरीफ क्रॉप की, तो 7% में गेहूं का रेट हमने 2275 रुपए कुंटल कर दिया है। धान का रेट हमने ये कर दिया है आपका क्या नाम है, 2183 रुपए कर दिया। 7% हमने धान का रेट बढ़ा दिया है, गेहूं का रेट 7। मोदी जी का धन्यवाद। और अब इलेक्शन आते आते, इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ है, और इलेक्शन आते आते वही सरकार कह रही है
कि मध्य प्रदेश में हम गेहूं का रेट 2600 से 2700 रुपए देंगे और धान का रेट हम 3100 रुपए देंगे, और सिलेंडर जो कांग्रेस सरकार 500 रुपए कह रही थी वो हम 450 में दे देंगे। आज शाहपुरा की रैली में कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि अब हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। मैंने कहा था ना आपको पिछले प्रोग्राम में कि इलेक्शन वोटिंग डे आते आते ये सिलेंडर भी फ्री हो जाएगा। आज उन्होंने अनाउंस करा हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है इलेक्शन के नाम पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंप्लीमेंटेशन के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर। प्रधानमंत्री मोदी से ये पूछा जाना चाहिए, जब आप चीफ मिनिस्टर थे गुजरात स्टेट के, तो आप ही कहते थे कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, किसानों को उनकी माकबूल कीमत मिलनी चाहिए। आप 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2015 में आप ही सुप्रीम कोर्ट में लिख के देते हैं कि भाई सरकार जो है ये एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को नहीं दे सकती। उसके बाद आप भूमि अधिग्रहण कानून लेके आते हैं जो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। आप इस तरीके के कानून लेके आते हैं, प्राइवेट मंडी का कानून लेके आते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग का कानून लेके आते हैं, जिसमें किसानों की आप कमर तोड़ना चाहते हैं, किसानों को आप कर्जदार बनाना चाहते हैं। तो ये सरकारें चाहती क्या और करती क्या है। और लास्ट में एक बात और कहूंगा, इस सरकार ने जिस तरीके से ये जो पॉलिसी लेके आई कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देंगे, उसका भी मैं कच्चा चिट्ठा बता दूं। पीडीएस स्कीम में 5 किलो राशन की अनंतोदया में ऑलरेडी ये स्कीम पिछली सरकारों में चली आ रही है। यूपीए 1 में भी थी, यूपीए 2 में भी थी। उसमें 2 रुपए और 3 रुपए, 2 रुपए में गेहूं और 3 रुपए में धान, ये आपको सुविधा थी कि ताकि उसका मिसयूज ना हो। उसमें कोटेदार के पास आप जाइए, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो धान आपको मिलता था, और 1 रुपए किलो मोटा अनाज भी मिलता है अनंतोदया में जी, ज्वार बाजरा कोटेदार जी। और उसमें कोटेदार का कोई छोटा मोटा करप्शन का रोल भी आता है कि मतलब जो तोलता है तो 800 ग्राम 900 ग्राम तोलता है, 100 ग्राम रख लेता है कि भाई ये मेरा कोटेदार का है, नहीं तो मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। तो ये बातें भी सामने आई। फिर इन्होंने क्या किया, राशन कार्ड जो है उस समय मिलता था, ज्यादा मिलता था, या 5 किलो नहीं, ज्यादा मिलता था। अनंतोदया में मेरे ख्याल शायद 5 किलो पर पर्सन था, तो 35 किलो टोटल नहीं, शायद 5 नहीं, 10 किलो शायद था, 10 किलो पर हेड। 10 किलो अनंतोदया में जो दूसरी स्कीम थी उसमें 10 किलो था, अनंतोदया में 5 किलो पर पर्सन था। अच्छा, हाँ। तो एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो वो 5 किलो राशन पर पर्सन 25 किलो से 35 किलो बन जाता है। अगर 7 लोग हैं तो 35 किलो बन जाता है, 5 बच्चे, और 10 किलो राशन बाकी नॉर्मल जनरल स्कीम राशन कार्ड पे। तो राशन कार्ड में इन्होंने पहले उसको कहा कि राशन कार्ड जो है वो स्टेट लेवल के डिसाइड किए जाएंगे कि आदमी के पास पक्का मकान है, मोटरसाइकिल है, या 2 बीघा या 4 बीघा जमीन है, तो उसका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाए। तो ऐसे लॉकडाउन के बाद आपने देखा किस तरीके से मुनादी भी हुई और कईयों के राशन कार्ड भी कैंसिल करवाए गए ताकि फ्री राशन का जो एफसीआई की सुविधा है उसमें पीडीएस की प्रॉब्लम ना आए। जब लॉकडाउन खत्म हुआ और कोविड की महामारी का जब कंट्रोल में आ गया, तो सरकार ने ये कहा कि अब हम पीडीएस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो वो कंटिन्यू रहेगा, और उस राशन को उन्होंने फ्री कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन को सिरे से खत्म कर दिया और फ्री राशन स्कीम को कंटिन्यू रखा। इसमें 5 किलो फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को। अब उसका ऑडिट 2020-21 से आज तक नहीं हुआ है कि 80 करोड़ या 81 करोड़ 13 लाख लोगों को राशन कैसे मिलता है। उसका अगर डेटा है तो स्टेट वाइज डेटा उसका क्या है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे वो डेटा कोलेक्ट होता है, इस पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पर चूंकि ये स्कीम सरकार ने अनाउंस करी कि हम देंगे, और ये स्कीम दिसंबर 2023 तक की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इलेक्शन रैली में, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की इलेक्शन रैली में ये अनाउंस कर दिया कि अब इसको हम 5 साल, जी मध्य प्रदेश की रैली मध्य प्रदेश में जी, कि इसको हम 5 साल कंटिन्यू करेंगे फ्री राशन स्कीम को, 5 किलो राशन। अब ये ना कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ, ना उसके ऊपर कोई लॉ बना, ना उस पर कोई केंद्रीय मंत्री, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो आपके फाइनेंस की निर्मला सीतारमन हो, उनके सेक्रेटरी हो, किसी से कोई बात नहीं की गई, ये अनाउंस कर दिया गया। अब ये 5 किलो राशन किस बिना पे दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, और इसके पीछे के कारण क्या है, और इसके पीछे की पॉलिसी क्या, और सरकार का राजस्व का क्या होगा। क्योंकि आपको याद होगा 5 किलो फ्री राशन देने का जो बजट एस्टिमेट था सरकार का, वो करीब 2 लाख करोड़ का, 2.14 लाख करोड़ का उनका बजट था, अनुदान था। रिवाइज एस्टिमेट 2.14 था और बजट एस्टिमेट जो था वो 2.08 लाख करोड़ का। तो अब चूंकि एमएसपी खुद मोदी सरकार 2627 रुपए गेहूं और 31-32 रुपए जो भी वो रेट तय करेगी धान का देगी,
तो ये धान और गेहूं तो किसान की उपज से ही आता है, जो एफसीआई के गोदामों में खरीदा जाता है एमएसपी पे, और उसके बाद उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो क्या ये जो 18,000 से लेके 24,000 करोड़ रुपए का जो शॉर्टफॉल है, ये सरकार कैसे पूरा करेगी? क्योंकि अगर 2600-2700 पे वो गेहूं खरीदेगी और 3100 रुपए पे धान खरीदेगी, तो जो इन्फ्लेशन है, जो आज की डेट में 4.5% पे कंट्रोल होना चाहिए, 5.5-6% पे चल रहा है, तो जब ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर इसको कैसे कंट्रोल करेगी? और बजट ही जब सरकार का 2.14 लाख करोड़ है रिवाइज एस्टिमेट का, तो उसको वो अब 2.5 लाख करोड़ का बजट कैसे करेगी? शिक्षा में काटेगी, स्वास्थ्य में काटेगी, किसकी जेब काटेगी? आपकी जेब काटेगी, हमारी जेब काटेगी, इनकम टैक्स बढ़ाएगी या जीएसटी बढ़ाएगी? आप कोई भी आइटम ले लीजिए, इस देश में हर चीज पे जीएसटी है। कहते हैं किसान टैक्स नहीं देते, किसान टैक्स क्यों नहीं देते? किसान तो जो फसल उगाता है, क्या उसी से उसका जीवन यापन चलता है? वो कपड़ा नहीं खरीदता, वो तेल नहीं खरीदता, वो बाजार में नहीं जाता, उसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, किताबें नहीं खरीदते, हर चीज पे जीएसटी है। किसान सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है इस देश का और सबसे बड़ा करदाता भी है। 90% जीएसटी कलेक्शन वर्किंग क्लास से आती है। जो इंडस्ट्रियल क्लास है, बिजनेस क्लास है, जो देश के 95% रिसोर्सेस पे कब्जा करके बैठी है, जैसे कि अदानी, अंबानी और बड़ी कंपनियां हैं, वो जीएसटी इतना नहीं देती जितना आम आदमी देता है। तो आम आदमी ही इस देश को चला रहा है। और ये जो फ्री राशन की बात करते हैं कि मोदी जी की कृपा से फ्री राशन मिल रहा है, तो ये आम आदमी की मेहनत, उसकी मशक्कत, एक किसान की मेहनत और उसकी मशक्कत की कमाई जो है वो हम लोग खा रहे हैं, पर हम उसको उसका क्रेडिट नहीं देते, पराली के नाम पे उनको बदनाम करते हैं। बहुत सारे लेख पिछले 5-7 दिनों में, कोई भी आप दैनिक जागरण ले लीजिए, पंजाब केसरी ले लीजिए, द हिंदू ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, जितने भी न्यूज़पेपर बड़े बड़े हैं, जितने बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल हैं, वो किसानों को दोषी बताते हैं कि किसानों की वजह से पराली जल रही है, पोल्यूशन हो रहा है, पीएम 2.5 बढ़ रहा है। वो ये नहीं बताते कि ये सरकार की पॉलिसीज की वजह से हो रहा है, ये सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है, जिसपे सरकार ने कभी पिछले 10-12 साल में कोई कदम ही नहीं उठाया। लेकिन और आत्मजीत जो भाई, अब तो लेकिन आत्मजीत भाई खाली मीडिया नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पराली जलाने वाले किसानों की फसल न खरीदो। नहीं, उस पर चालान कट रहे हैं। हमारे पंजाब की जो 18 यूनियंस हैं, उन्होंने लुधियाना में डीसी दफ्तर के आगे पराली के ट्रैक्टर लगा के और वहां पे परसों से धरने पे बैठे कि आपने हमारे चालान काटे, आपने हमारे ट्रैक्टर बंद किए, आपने हमें सोल्यूशन नहीं बताया। हम 10 कई किसानों की ये कंप्लेंट है, हम 10-12 दिन से वेट कर रहे हैं। सरकार कहती है हम यहाँ से बेलर मशीन भेज के और पराली हम यहाँ से उठा लेंगे, पर कहाँ जाएगी वो पराली? वो बायोडिकम्पोजिशन में जाएगी, वो प्लांट बंद पड़ा है। वो एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी, जिससे शहरों का पोल्यूशन कम हो। एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है क्योंकि सरकार रेट ही नहीं देती उसका। आप एमएसपी दे रहे हैं गेहूं और धान पे, और उसके बाद आप एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स की सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है? वो कहते हैं कि जिस तरीके से आपने शुगर इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्रीज के रेट डिफाइन किए हैं, हमारा हर साल आप रेट देते हैं, इस साल आपने रेट ही भी और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में रेट देना था, उन्होंने दिया ही नहीं। तो एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग अपना पैसा लगा के मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अगर सरकार उसका रेट निर्धारित नहीं करेगी, खरीदेगी नहीं, तो 25% एथेनॉल जो प्रोडक्शन होनी है, जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करेगी, तो वो कैसे होगी? क्योंकि सरकार की पॉलिसीज ठीक नहीं है। वो डिकम्पोजर सरकार की पॉलिसी की वजह से बंद पड़े हैं। वो एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये वेट करते हैं कि सरकार पहले रेट निर्धारित करे, 10 साल का रेट दे दे, हमें 10 साल उनके आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्यों नहीं करती है सरकार? और फिर पराली के नाम पे किसानों को बदनाम करती है, क्योंकि वो किसानों की जमीनों को हथियाना चाहती है। उनकी इंटेंट नहीं बदली 2015 से। जो इतना बड़ा वाक्य मैंने डिस्कस किया, आपको 2008 से पहले ले गया और फिर मैं अब 2023 पे आपको लेके आया। मेरी बताने की कोशिश यही थी कि सरकार की पॉलिसीज फार्मर्स को इंडिपेंडेंट करने की, आत्मनिर्भर की नहीं है। अगर आप एक खाद का बोरा देखें, उस खाद के बोरे पे लिखा है मेड इन चाइना, और वो खाद जो है वो लाइसेंस इंपोर्ट होती है, जब लाइसेंस सरकार देती है अपने चुनिंदा लोगों को इंपोर्ट करने का, वो फिर क्रिप्को के थ्रू वो खाद सेंटरों पे जाता है, और जब वो खाद सेंटरों पे जाता है तो उसको खरीदने के लिए लंबी लाइनों में किसान की मृत्यु भी हो जाती है। और उसके बाद जब वो खाद का बोरा घर लेके आता है तो उसके बोरे पे लिखा होता है आत्मनिर्भर किसान। ये कितना बड़ा मजाक है उस किसान के साथ। नारे ही तो है केवल। जी, सिर्फ नारे हैं।
सिर्फ परसेप्शन है। और ये सरकार, खासकर मोदी सरकार 2014 से 2024 तक अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो सिर्फ परसेप्शन पे, नारों पे, माइनॉरिटीज हेट पे, पूंजीपतियों के सहारे, पैसे के सहारे, पैसे के बल पर, ईडी, सीबीआई और आईटी के बल पर जिस तरीके से उन्होंने अपना जाल फैलाया और जिस तरीके से लोगों को इस तरीके से बना दिया कि गुजरात के लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सरकार जो है उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया है कि वो लोग बेचारे खड़े नहीं हो सकते, वो अपोज ही नहीं कर पाते। जय श्री राम के उद्घोषणा से, हनुमान चालीसा की उद्घोषणा से क्या ये देश चल पाएगा? क्यों देश को विकास के नाम पर आपने क्या दिया? देश का आपने विनाश किया, किसान का विनाश किया। आपको किसी प्रोग्राम में, क्योंकि अभी लंबा खिंच जाएगा, हम लोग अगले प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि आरबीआई का डेटा आया है। अब आरबीआई को तो हम जुटा नहीं सकते ना। आरबीआई का डेटा है, वो आप ही का डेटा है, आप ही का डेटा है। आरबीआई का डेटा ये कहता है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो 3 सबसे बड़ी स्टेटें हैं जिसमें डबल इंजन की सरकार है, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो लोकल काउंसिल बॉडीज है वो भी आपके अधीन है। सबसे कम वेज रेट, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर हो या मनरेगा का किसान हो, सबसे कम वेज आप मजदूर को अपनी स्टेट में देते। जी आत्मजीत भाई, इसको हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सैटरडे को जो हम करेंगे, शनिवार को आपके साथ कार्यक्रम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन किसानों को लेकर के हम और सारी बातें करेंगे जो आपको अलग अलग समय पे, अलग अलग टुकड़ों में हमारे दर्शकों के सामने आएगा आपसे। और ये एमएसपी पे भी और बात करेंगे, क्योंकि अभी अधूरी है ये, लेकिन हमारा चूंकि 36 मिनट का कार्यक्रम हो गया है, इतना डिटेल है और पहली बार हम कर रहे हैं तो जाहिर है होगा, तो हम इस पे बात करेंगे सैटरडे को। पहले वो वाला करेंगे, फिर वापस इस पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मजीत भाई, आपने जो है ये स्वीकार किया है कि द नागरिक पे आप जो है हर बुधवार और हर शनिवार को एक कार्यक्रम करेंगे, और जिसमें किसान मजदूर को जो है आप अवेयर करेंगे, उनके बारे में बतलाएंगे, और हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो मूल है, भारत कृषि प्रधान देश है, वो वापस कृषि प्रधान देश कैसे बनेगा, क्या भविष्य है हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आम नागरिक जो आपका चैनल है ना, द नागरिक, इसमें आम नागरिक को चेतना किसान की इतनी नहीं है, तो उनको चेताना कि सरकार लोगों को जाति, धर्म और वर्ग विशेष के नाम पर जिस तरीके से बांट रही है और गलतफहमी और भ्रम फैला रही है, इस भ्रम को दूर करना जो है, जो आपका इनिशिएटिव है द नागरिक, बहुत अच्छा है कि नागरिक को अगर चेतना मिलेगी तो नागरिक भी समझेगा कि सरकार आपके फेवर में काम कर रही है या आपके अगेंस्ट में काम कर रही है। जी बिल्कुल सही है। और चूंकि ये नागरिकों का ही देश है, संविधान ने कहा है कि ये हमारा सबका देश है, किसी व्यक्ति, किसी राजा, किसी उद्योगपति का देश नहीं है, ये यहाँ रहने वाले तमाम नागरिकों का देश है। तो उसको लेकर के हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मजीत भाई, आप आए और आपने इतनी सारी जानकारी दी, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, आप सबका ये बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर कार्यक्रम अच्छा लगता है तो अपने फीडबैक भी दें, अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी करें, और हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।